आपकी खबर, आपका अधिकार। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा पंडित और आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। एमपी रिपोर्ट न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की सफल यात्रा के बाद आज सुबह स्वदेश लौट आए। जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर उतरे। पालम एयरपोर्ट पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी समेत कई नेता मौजूद। प्रधानमंत्री के स्वागत में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। स्वागत से अभिभूत प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस दौरे पर अपने समय को पूरी तरह से उपयोग किया है। 40 से अधिक महत्वपूर्ण लोगों के साथ मिलने का अवसर उन्हें मिला। प्रधानमंत्री ने विदेश दौरे से लौटकर कहा कि वो आंखें नीचे नहीं बल्कि लोगों से आंखें मिलाकर दुनिया के देशों से बात करते हैं और ये सामर्थ्य पूर्ण बहुमत की सरकार से संभव हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में G20 की प्लानिंग का इतना प्रभाव है कि G7 समूह से मिलने वाले नेताओं ने बताया कि उन्हें भारत की ताकत की पहचान G20 में गए प्रतिनिधियों से मिली और वो इससे अभिभूत हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन खत्म करने के बाद वहां उनके स्वागत के लिए मौजूद लोगों से मुलाकात की, हाथ मिलाकर लोगों का अभिवादन किया। मौजूदा जो लोग थे उन्होंने प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा भी की। विदेश दौरे से लौटकर प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया आज भारत को अपना मानता है, भारत को सम्मान से देखता है और वो भारत के भविष्य के साथ अपना भविष्य जोड़कर देखता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को बॉस कहा, जबकि ये शब्द उनके भाषण में नहीं थे, पर प्रधानमंत्री के लिए ये उनकी भावना थी। प्रधानमंत्री के स्वागत समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत किया वो अपने आप में अद्भुत। उन्होंने पिछले 45 साल में ऐसा आदर सम्मान नहीं देखा था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात, जहां जहां प्रधानमंत्री गए वहां के नेता, अकादमियां और वैज्ञानिक उनसे मिलने के लिए आतुर रहे और उनके साथ गहन शासन के बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देहरादून से दिल्ली के बीच वंदे भारत रेलगाड़ी को दिखाएंगे हरी झंडी। उत्तराखंड के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन। देहरादून से ये एक्सप्रेस ट्रेन 28 मई से नियमित रूप से चलेगी। वंदे भारत ट्रेन 4 घंटे 45 मिनट में देहरादून से दिल्ली के बीच दूरी को करेगी तय। रेलवे ने उत्तराखंड में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा कर लिया और प्रधानमंत्री आज रेल खंडों के इलेक्ट्रिफिकेशन का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड का मौजूदा ब्रॉडगेज नेटवर्क 347 रूट किलोमीटर का है। वहीं प्रधानमंत्री आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 की घोषणा करेंगे। देश में खेल की संस्कृति विकसित करने और युवाओं को खेलों से जुड़ने के लिए प्रेरित करने पर इसके जरिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का समापन समारोह 3 जून को वाराणसी में होगा। इन खेलों में शुभंकर का नाम जीतू है। जीतू शुभंकर उत्तर प्रदेश के राज्य पशु बारहसिंघा का प्रतिनिधित्व करता है। इन गेम्स के तहत वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में कई खेल हो रहे हैं आयोजित। इन खेलों में 200 से अधिक विश्वविद्यालय और 4000 से ज्यादा एथलीट 21 खेलों की स्पर्धाओं में करेंगे भागीदारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे का आज दूसरा दिन। आज राष्ट्रपति खूंटी जिले में महिला स्वयं सहायता समूहों के सम्मेलन में महिलाओं से बातचीत करेंगे। जनजातीय मामलों के मंत्रालय की ओर से ये कार्यक्रम हो रहा है। राष्ट्रपति रांची के नामकुम स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के दूसरे दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। राजभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक नागरिक स्वागत समारोह में आज ये आयोजन किया जाएगा। गृह मंत्री आज गुवाहाटी में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की रखेंगे आधारशिला। असम सरकार के 2 साल पूरा होने के अवसर पर एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां वो 44,703 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। G20 की भ्रष्टाचार रोधी कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक आज उत्तराखंड में टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी तंत्र विषय पर चर्चा करेंगे। G20 प्रतिनिधियों ने ऋषिकेश में गंगा आरती में शामिल होकर
आध्यात्मिक शांति का अनुभव किया। बैठक के दौरान सदस्य देशों के प्रतिनिधि पहाड़ों का ग्रामीण पर्यावरण देखेंगे और नरेंद्र नगर के आदर्श आवनी गांव का करेंगे भ्रमण। G20 के विदेशी प्रतिनिधियों को उत्तराखंड की संस्कृति प्रदर्शित करने के व्यापक प्रबंध किए गए। देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर विदेशी मेहमानों का पारंपरिक संगीत, पहाड़ी टोपी और माला पहनाकर तिलक लगाकर स्वागत किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में G20 सम्मेलनों का आयोजन नए अवसर, नए अनुभव और पर्यटन की क्षमताओं और सॉफ्ट पावर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का सुनहरा मौका है। मुंबई में G20 के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक का आज अंतिम दिन। यहां सुरक्षित मुंबई, भविष्य के लिए तैयार मुंबई विषय पर एक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। मुंबई में G20 प्रतिनिधियों ने अगले 3 वर्षों के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह के रोड मैप पर चर्चा की। इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क असेसमेंट टूल्स और डेटा प्लेटफॉर्म पर एक संगोष्ठी का भी हुआ आयोजन। G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की दूसरी बैठक बेंगलुरु में चल रही है। बुधवार को वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि विश्व व्यापार में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विश्व व्यापार संगठन WTO में सुधार जरूरी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि हाल ही के वर्ष में भारत में प्रशासनिक बाधाएं को हटाया है और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की। भारत में विनिर्माण, बुनियादी ढांचा और टेक्नोलॉजी समेत अन्य क्षेत्रों में शानदार संभावनाएं। एनडीए ने कहा कि वो 19 विपक्षी पार्टियों की ओर से नई संसद के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार के फैसले की निंदा करती है। बीजेपी समेत गठबंधन की सभी पार्टियों की ओर से एक बयान में जारी कर ये बात कही गई। एनडीए ओर से कहा गया कि विपक्ष का कृत्य महान राष्ट्र के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों का घोर अनादर है। संस्था के प्रति खुला अनादर, बौद्धिक दिवालियापन और लोकतंत्र की अवमानना का प्रदर्शन। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सभी राजनीतिक दलों से नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में भाग लेने का अनुरोध किया। जोशी ने कई विपक्षी दलों के उद्घाटन समारोह में शामिल न होने की घोषणा पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, न कि राजनीति करने का समय। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से नए पासपोर्ट को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली की एक अदालत में कल सुनवाई होनी है। नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी राहुल गांधी के सामान्य पासपोर्ट हासिल करने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पाने के इरादे से उन्होंने किया अदालत का रुख। रामपुर के एमपी एमएलए सत्र न्यायालय में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में किया गया बरी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को बीज और फर्टिलाइजर्स की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। खरीफ फसल के मौसम के पहले समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने कहा कि अगर बैंक किसानों के समर्थन में निर्णय नहीं लेंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लंबित बिजली कनेक्शन तत्काल देने के लिए राज्य ऊर्जा विभाग को निर्देश दिए। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार राज्य में मानसून 9 जून तक होगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा में एक तेज रफ्तार ट्रक के नियंत्रण खोने की वजह से सीआरपीएफ की गाड़ी को टक्कर लगी, जिसमें सीआरपीएफ के 2 जवान हुए घायल। घायल जवानों को अस्पताल ले जाया गया। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के इसरो ने 29 मई को GSLV F-12 निगरानी उपग्रह का प्रक्षेपण करने की तैयारी की है। इसके लिए सुबह 10:42 का समय तय किया गया। GSLV F-12 अगली पीढ़ी के NAVIC उपग्रह को लेकर जाएगा, जो IRNS फर्स्ट G उपग्रह की जगह लेगा। ये उपग्रह वर्ष 2016 में छोड़ा गया। NAVIC में 7 उपग्रहों की स्थापना हुई है। मौसम विभाग की माने तो 26 मई तक मैदानी इलाकों में कई स्थानों पर कहीं कहीं तेज हवाएं चलने के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पूर्वोत्तर राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और कल उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में मध्यम से तेज बारिश की उम्मीद जताई है। दिल्ली के न्यू फ्रेंच कॉलोनी इलाके में डीटीसी क्लस्टर बस बेकाबू होकर 5 वाहनों से टकराई। हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु, 5 लोग घायल।
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज दोपहर 2 बजे 12वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित करेगा। MHResult.nic.in पर परिणाम को आप देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम आज दोपहर 12:30 बजे जो है वो घोषित किया जाएगा। MPResults.nic.in और MPBSE.nic.in पर आप रिजल्ट्स को देख सकते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ISO टेक्निकल कमेटी ऑन कंज्यूमर पॉलिसी की बैठक में कहा, प्रधानमंत्री की अगुवाई में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से वैश्विक पटल पर उपस्थिति करा रही है दर्ज। गोयल ने केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं को गिनाते हुए कहा कि उपभोक्ता संरक्षण सुशासन की पहली शर्त और आंतरिक हिस्सा। DGCA ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़े देश का आम नागरिक के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य हेलीकॉप्टर के जरिए देश के अंतिम छोर और दूर दराज के क्षेत्रों तक संपर्क को बढ़ाना। DGCA ने कहा कि किराए में 25% की कटौती की गई। पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में इस योजना का लाभ देने के लिए पहले के किए गए प्रयासों के तहत 46 हेलीकॉप्टर मार्गों पर परिचालन किया जा रहा है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन बताया। दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक सत्र में उन्होंने मिशन हाइड्रोजन को प्राथमिकता देने की बात का आह्वान किया। नितिन गडकरी ने कहा कि हरित एक्सप्रेसवे और आर्थिक गलियारे के सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले 3 वर्षों में इन विकास परियोजनाओं के कारण लॉजिस्टिक खर्चों में बहुत कमी आएगी। पीयूष गोयल ने कहा, नवोन्मेष, गुणवत्ता और लोगों की प्रतिभा पर पर्याप्त ध्यान केंद्रित करने के साथ भारत के विकास की सीमा अनंत। उन्होंने जनसंख्या को शिक्षित और प्रबुद्ध बनाने पर जोर दिया। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अब न केवल बातचीत कर रहा है बल्कि कनाडा, EFTA, ब्रिटेन, EU के साथ FTA को लेकर समझौता वार्ता कर रहा है और ये वैश्विक व्यवस्था में भारत के बढ़ते महत्व को प्रदर्शित करता है। देश में 5G सेवा शुरू होने के बाद मात्र 8 महीने के में उत्तराखंड के गंगोत्री में 2 लाखवां जो टावर है उसे शुरू किया गया। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गंगोत्री में लगाए गए 5 5G के 2 लाखवें टावर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से 5G रोल आउट करने वाला देश बना। मार्च तक 50,000 टावर लगाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक 2 लाख टावर लग चुके हैं और दिसंबर 2023 तक 3 लाख तक इनकी संख्या पहुंचेगी। संचार मंत्री ने दूरसंचार सेवाएं देने वाली सरकारी कंपनियों BSNL और इस वर्ष के अंत तक 5G सेवा शुरू कर सकती है, ऐसी घोषणा हो सकती है। RBI के गवर्नर ने वित्त वर्ष 2022-23 में वृद्धि दर 7% से अग्रिम पूर्व अनुमान से भी अधिक करने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि तीसरी और चौथी तिमाहियों में आर्थिक गतिविधियों में तेजी होने की संभावना है। कोयला मंत्रालय ने 7वें दौर की वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के लिए बोली जमा करने की अंतिम तिथि 27 जून 2023 तक बढ़ा दी। अब 7वें दौर की नीलामी के लिए बोली जमा करने की अंतिम तिथि 27 जून। कोयला नीलामी के इस दौर में 106 कोयला खदानें शामिल। इनके लिए इच्छुक कंपनियों से बोलियां आमंत्रित की जाएंगी। अब तक 133 खदानों की नीलामी के जरिए आवंटित किया गया है। इन खदानों की कुल क्षमता 54 करोड़ टन वार्षिक। ईडी ने कहा कि विदेशों में पंजीकृत और भारत में परिचालन कर रही ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ चलाए गए देशव्यापी तलाशी अभियान में उसे करीब 4,000 करोड़ रुपए के अवैध धन का पता लगा। LIC का एकीकृत शुद्ध लाभ बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 5 गुना बढ़कर 13 करोड़ के पार। कंपनी ने इससे पिछले वित्त वर्ष के समान तिमाही में जो ये आंकड़ा है वो 2,409 करोड़ रुपए का था। देश में FDI बीते वर्ष 2022-23 में 16% से घटकर 71 अरब डॉलर पर रहा। एक दशक में ये पहली बार है जब किसी वित्त वर्ष में FDI का प्रवाह घटा। RBI के आंकड़ों के अनुसार इसके पीछे वैश्विक अर्थव्यवस्था में नरमी मुख्य कारण। इंडियन सीमेंट्स को 31 मार्च 2023 को समाप्त चौथी तिमाही में एकल आधार पर 217 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ। कंपनी ने पिछले वर्ष इसी तिमाही में 23 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा अर्जित किया था। पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि वो एक वार्ता समिति का गठन करेंगे जो सरकार के साथ जारी गतिरोध को समाप्त करने में अहम रोल करेगी अदा।
इमरान खान ने कहा कि उनकी समिति देश के उच्च अधिकारियों के साथ बात करने की पेशकश करेगी। समिति की रूपरेखा राजनीति से अलग होगी। खान का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप मनगढ़ंत और सरकार उनके सहयोगियों पर लगातार प्रतिबंधों को लेकर दबाव बना रही है। इमरान खान के मुताबिक पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी से पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी पर सरकार के प्रतिबंध लगाने की धमकी दी गई, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इमरान खान पिछले साल सत्ता से बेदखल होने के बाद सेना के साथ संघर्ष में उलझे हुए हैं। इमरान ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप उन्हें राजनीति से बाहर करने के लिए लगाए गए। 9 मई को अर्धसैनिक रेंजरों द्वारा खान को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से गिरफ्तार करने के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने राजधानी क्विटो के दक्षिण में एक सभागार में अपने राष्ट्रपति कार्यकाल की वार्षिक रिपोर्ट दी। लासो ने समय से पहले होने वाले चुनावों को देश को एकजुट करने की दिशा में एक अवसर बताया। इक्वाडोर संसद के भंग होने के बाद सामूहिक हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता से जूझते हुए दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय एक राष्ट्रीय समझौते की ओर बढ़ने का एक नया अवसर ये वक्त हमें प्रदान करता है। लासो ने इक्वाडोर के लोगों से अगस्त में होने वाले चुनावों में सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। लासो ने दावा किया कि अधिकांश नागरिकों ने 137 सदस्यीय नेशनल असेंबली को भंग करने के उनके फैसले का समर्थन किया। चुनाव 20 अगस्त को है। दुनिया भर के देशों ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र के हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए मानवीय सहायता के रूप में $2 बिलियन की सहायता राशि जुटाने का प्रण किया। इथियोपिया, कीनिया और सोमालिया में 43 मिलियन लोगों के सामने आने वाले खतरों को देखते हुए बुलाई गई इस बैठक में जर्मनी, स्वीडन और कनाडा जैसे देशों के प्रतिनिधियों ने अपने लक्ष्यों से ज्यादा धनराशि दान करने की पेशकश की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सूखे, विस्थापन और खाद्य असुरक्षा से उत्पन्न संकट के लिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में कम से कम $7 बिलियन की आवश्यकता है। इटली, कतर, ब्रिटेन और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में बैठक का आयोजन किया था। कोलंबिया में एक विमान दुर्घटना के बाद जंगलों में लापता हुए बच्चों का बुधवार को मिला नया सुराग। स्वदेशी समूह और कोलंबिया अधिकारियों ने गश्त लगाने के बाद सेना ने दक्षिणी कोलंबिया विमान दुर्घटना में लापता हुए 4 बच्चों के बारे में नए सुराग मिलने की सूचना दी। बचाव अभियान ऑपरेशन एस्पेरांजा के कमांडर मेजर जीसस रिवेरा ऑर्टिस ने बताया कि गुलाबी टोपी, काला मोबाइल फोन के सबूत के तौर पर पाया गया। ये बच्चे 1 मई से लापता हैं। तलाशी अभियान में 350 लोग लगे हुए हैं। आसपास के शहरों के स्वदेशी समुदाय भी तलाशी मुहिम में मदद कर रहे हैं। कोलंबिया की वायुसेना और सेना दोनों ही हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के साथ बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र विस्थापन एजेंसी ने कहा कि सूडानी सेना और सैनिक बल के बीच संघर्ष में 13 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए। संघर्ष के कारण देश में अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित क्षेत्रों में पलायन के लिए 10 लाख से ज्यादा लोग मजबूर। संयुक्त राष्ट्र विस्थापन एजेंसी के अनुसार सूडान से लगभग 3,20,000 लोग पड़ोसी देशों में भाग गए। सूडानी डॉक्टर सिंडिकेट के अनुसार पिछले महीने संघर्ष में कम से कम 863 नागरिकों की मौत हुई है और 3,530 से अधिक लोग घायल। सऊदी अरब और कनाडा पूर्ण राजनयिक संबंधों को करेंगे बहाल। राज्य ने बुधवार को मानव अधिकारों पर 2018 के विवाद के बाद कहा कि रियाद ने ओटावा के राजदूत को निष्कासित कर दिया और नए व्यापार को रोक दिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बुधवार को यूक्रेन को NASAMS वायु रक्षा प्रणाली और संबंधित उपकरणों की $285 मिलियन की बिक्री को मंजूरी दी, क्योंकि कीव रूसी हमलों के खिलाफ सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहता है। अमेरिकी सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने कहा कि यूक्रेन को रूसी मिसाइल हमलों और विमानों के खिलाफ बचाव के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता। फ्लोरिडा के रिपब्लिकन गवर्नर रॉन डेसेंटिस आधिकारिक तौर पर अमेरिका की राष्ट्रपति पद की दौड़ में हुए शामिल। 2024 में होने वाले चुनाव के लिए गवर्नर रॉन ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय चुनाव अधिकारियों के सामने अपनी दावेदारी को पेश किया। रॉन डेसेंटिस की दावेदारी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे गंभीर चुनौती मानी जा रही है। हाल ही के जनमत सर्वेक्षणों में ट्रंप को बड़े अंतर से वो पीछे छोड़ते हुए दिखाए गए। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को न्यूयॉर्क के आपराधिक आरोपों के सहित कानूनी परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। IPL में कल खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 81 रन से हराया। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 182 रन बनाए। इसके जवाब में लखनऊ की टीम 101 रन पर सिमट गई। इस जीत के साथ मुंबई की टीम दूसरे क्वालीफायर में पहुंच गई, जहां मुंबई का सामना गुजरात टाइटंस के साथ। प्रीमियर लीग में देर रात खेले गए एक मुकाबले में ब्राइटन ने EPL चैंपियन मैनचेस्टर सिटी को ड्रॉ पर रोक दिया।
ड्रॉ के साथ ही ब्राइटन ने यूरोपा लीग के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। सिटी के लिए फिल फोडेन ने स्कोर की शुरुआत की। लुटारो मार्टिन्स ने गोल की मदद से इंटर मिलान को फियोरेंटीना को हराकर लगातार दूसरी बार कोपा इटालिया खिताब को जीत लिया। फियोरेंटीना ने आक्रामक शुरुआत करते हुए 30वें मिनट में गोल कर बढ़त हासिल कर ली, लेकिन मार्टिन्स ने डबल गोल की वजह से इंटर मिलान को खिताबी जीत मिली। स्पेनिश लीग ला लीगा के देर रात खेले गए एक मुकाबले में रियल मैड्रिड ने रेयो वैलकानो को 2-1 से हरा दिया। इस मैच की खास बात यह रही कि रियल मैड्रिड के खिलाड़ियों और प्रशंसकों ने नस्ल भेदी टिप्पणी को शिकार होते हुए विनिसियस जूनियर के लिए समर्थन दिखाया। स्पेन के खिलाड़ी जॉर्डी अल्बा इस गर्मी में बार्सिलोना छोड़ देंगे। स्पेनिश चैंपियन सीजन की शुरुआत में उनके अनुबंध को पारस्परिक रूप से समाप्त करने के लिए वो सहमत हुए हैं। 34 वर्षीय अल्बा 2012 में वेलेंसिया को छोड़कर बार्सिलोना में शामिल हुए थे। इस दौरान अल्बा ने 6 ला लीगा खिताब, 5 कोपा डेल रे ट्रॉफी और चैंपियंस लीग जीतने में सफलता पाई। दूसरे क्वालिफाइंग दौर में कैटी बॉल्टर, हैरियट डार्ट और फ्रान जोन्स के बाहर होने के बाद फ्रेंच ओपन के मुख्य ड्रॉ में कोई ब्रिटिश महिला खिलाड़ी अब नहीं होंगी। 2009 के यूएस ओपन के बाद से यह पहली बार होगा जब कोई ब्रिटिश महिला किसी ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ में शामिल नहीं हुई है। कान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दुनिया भर के फिल्मी सितारे रेड कारपेट पर बिखेर रहे हैं अपना जलवा। भारतीय सितारों का जलवा भी कुछ कम नहीं। कान के भारतीय पवेलियन में पहुंची अभिनेत्री डायना पेंटी रेड कारपेट पर भी आई नजर। इस फेस्टिवल के 9वें दिन भारतीय पवेलियन में हुई फैशन पर चर्चा। भारतीय फिल्म उद्योग से पहुंचे कई दिग्गज। कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्मों की झलक सभी का आकर्षण का केंद्र। अदिति राव हैदरी इंडो ब्रिटिश को प्रोडक्शन लाइनस के अंतर्गत अभिनय करने जा रही है। इस फिल्म में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के सहयोग से बनने वाली ये फिल्म, इसके निर्माता काजरी बब्बर द्वारा इसे लिखा और निर्देशित किया जाएगा। विकी कौशल, सारा अली खान, जरा हटके जरा बचके का नया ट्रेलर हुआ लॉन्च। लक्ष्मण उतेकर द्वारा निर्देशित जरा हटके जरा बचके जो ये फिल्म है वो 2 जून 2023 को होने वाली है रिलीज।